हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप देख रहे हैं कि यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्न की श्रृंखला हम देख रहे हैं और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और आज की वीडियो में हम आपका 2014 कौन सा दोस्तों 2014 का पेपर हिंदी का कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि 2014 के यूपी टेट हिंदी में कैसे प्रश्न बने हैं। पूरे हिंदी के 30 प्रश्न बनते हैं और सभी 30 प्रश्न को हम कवर करने वाले हैं, ठीक ना। तो आप पूरी आसानी तरीके से पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखेंगे कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द, इसकी डिफिनीशन होती है संकर शब्द की, इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन है, ग्रामीण भाषा का शब्द संकर शब्द कहलाता है, कि संस्कृत भाषा का शब्द संकर शब्द कहलाता है, कि ग्रामीण व संस्कृत भाषा के विकास के कुछ विशेष शब्द कहलाते हैं, कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। आप देखिए जो ये संस्कृत के शब्द होते हैं ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहीं पे एक चीज़ ध्यान रखिए तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ग्रामीण भाषा का शब्द ऐसा कुछ कहा नहीं गया दोस्तों, और जब ऐसा नहीं कहा गया तो दोनों को मैं इनकरेक्ट मानूंगा। और संकर शब्द की डिफिनीशन ही होती है, परिभाषा ही होती है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वह संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सुत शब्द है, कौन सा शब्द है, सुत शब्द है और इसका स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग करना होगा। तो आपको पता है दोस्तों जो आपका प्रत्यय होता है वह शब्द के कहाँ लगता है, जो मूल शब्द होता है मूल शब्द के बाद में लगता है। मूल शब्द होगा और प्लस बाद में जो शब्द लगेगा उसी को क्या बोलिएगा, प्रत्यय बोलिएगा। और जब आगे लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। तो यही शब्द है, सुत शब्द में कौन सा ऐसा प्रत्यय लगा देंगे जिससे आप लोगों का स्त्रीवाचक बन जाएगा, यही आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा सुत इक तो लगेगा नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिएगा जो आपका ई और आ है ना, तो आप लोग इसमें थोड़ा डिफाइन करिएगा तो आपको मिलेगा जो सुत शब्द है ना वह पुरुष लिंग है। और जब इसमें इसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो इसका स्त्रीलिंग सुत्ता होता है। क्या होता है दोस्तों, सुत्ता होता है। और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, तो इसमें आपका डी आ जुड़ेगा। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत लोग इसको गलत करेंगे लेकिन इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना ये मुहावरा है और नाक का बाल होना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है यही आपको बताना है कि नाक का बाल होने मुहावरे का अर्थ क्या है। अधिक समीप होना, कि कष्ट देना, कि अधिक प्रिय होना, कि आपका पालतू होना। तो जब आप बहुत इसको बारीकी से कवर करेंगे तो नाक का बाल होना का मतलब होता है कि अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 34 नंबर की बात करेंगे। 34 नंबर, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द, अश्व का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपका घोड़ा होता है, घोटक होता है, हाय होता है, तुरंग होता है। ये सभी जो होते हैं अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा भी है, आपका यहाँ पे घोटक भी है और आपका हाय भी है। कटक जो शब्द है ना वह जो होता है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द हो जाएगा, आप बताइएगा। अस्थिर होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका है अस्थिर। अस्थिर होगा कि आपका अडिग होगा, कि आपका या वर होगा, कि आपका गतिशील होगा, ठीक ना। तो आपको बता दें कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको या वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, ठीक ना, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे अस्थिर बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। और जो अपनी बातों पर टिका न रहे उसे अडिग बोलते हैं। बात को याद रखेंगे, ठीक ना। जो अपनी बातों पर टिका रहे उसे अडिग बोलते हैं, ऐसा ध्यान रखेंगे। टिका न रहे ऐसा नहीं है दोस्तों। जो अपनी बातों पर टिका रहे उसे हम लोग अडिग बोलते हैं और जो सदैव चलता रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिशील बोलते हैं, ठीक ना। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे या वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन है, यही आपको बताना है कि इसके रचयिता जो हैं वह कौन है, आप बताइएगा। ये काफ़ी चर्चित पंक्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, कि आपका सोहन
लाल द्विवेदी जी का है कि राम नरेश त्रिपाठी जी का है, ठीक ना। तो आप बताएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध पंक्ति है, बुंदेलों के हर बोलों के बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, एक और महान कवि हैं, लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, उनकी एक कहानी है, उनकी भी एक पंक्ति है, जो अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार एससी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, इसमें बना हुआ है, ठीक ना। तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ आपको बताना है, ठीक ना। समास क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है उसे हम समास बोलते हैं। और समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है दोस्तों, संक्षेप होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो समास का अर्थ आप लोग पढ़ेंगे, जब भी समास की परिभाषा पढ़ेंगे तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये समास होते हैं कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये सभी समास के भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है आपका, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए है कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार में विभक्त करना और बच्चों के त्रुटियों को केवल सूची बनाना। ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यह जो है टैग वर्ड के अकॉर्डिंग अगर इसको आप हल करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों को बांटना, छांटना, मारना, पीटना, फटकारना, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ नहीं होता है कि बच्चों को आप हरदम बिजी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य केवल टू केवल ये होता है कि भाषा प्रयोग संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको हम पहचान करेंगे और उनकी पहचान करने के फलस्वरूप उसका हम निदान करना सोचेंगे, कैसे इसको हल करना हम सोच पाएंगे, ठीक है। तो उसकी जो कठिनाइयाँ उसको पहचान करना और उसको हल करने के उपाय देना, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। आपको बता दें जो भाषाई कौशल होता है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये भी कोई पूछे तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार इसके हैं, तो भाषाई कौशल के 4 प्रकार हैं। और एक इसमें से है सुनना, और एक है इसमें से बोलना, और एक है इसमें से पढ़ना, और एक है इसमें से लिखना, ठीक ना। तो क्रम भी पूछ देता है कि भाषाई कौशल का क्रम बताइए, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसी क्रम में होते हैं, पहली बात। अब इसमें से कौन नहीं है वो देखेंगे। सुनना तो आपका है, पढ़ना बोलना भी है, लिखना भी है, ठीक ना। पढ़ना तो है नहीं, जहाँ पे हंसना है, भाषाई कौशल का ये प्रकार हंसना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषाई कौशल है और क्रम भी यही है। आगे पीछे इसको लिख कर दे देता है कि सही क्रम में संयोजित कीजिए, तो आप याद रखेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इनका सही एक क्रम है, ठीक ना। याद रखेंगे 1 बाय 1 इसको कैसे हम डिपोजिट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ना कि स्वतंत्र दिवस, ये बात याद रखेंगे। और 15 अगस्त को आपको मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस, इस बात को याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, ये बात को याद रखेंगे, ठीक ना। 16 सितंबर इसी तरह आ जाता है ओजोन दिवस, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, यही बताना है दोस्तों कि जो काव्य शिक्षण होते हैं, काव्य का मतलब है कविता से, जिसको इंग्लिश में पोयम बोलते हैं। अगर काव्य शिक्षण या किसी भी शिक्षक द्वारा अगर काव्य को पढ़ाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। चलिए आगे देखते हैं, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना और रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना, ये ध्यान रखेंगे। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य ही होता है कि रसों की अनुभूति कराना, ठीक ना, और उसको पढ़ने से अपने अंदर रसों की उत्पत्ति हो, उसको आनंदित हो बच्चा, पढ़ पढ़ के उसके अंदर भाव उत्पन्न हो। तो यही होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।
कितने ऐसे लोग होंगे जो ऑप्शन नंबर ए को भी मानेंगे। हाँ, ये लाजमी बात है, लेकिन भाषा के उपयुक्त होने वाले विराम चिन्हों को परिचित करना ये उसका उद्देश्य है। विराम चिन्हों का जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो विराम चिन्ह के अनुसार ही रुकते हैं या उसको हम बोल पाते हैं। विराम चिन्ह कैसा लगा है, किस प्रकार, अगर विराम चिन्हों का प्रयोग करके आप नहीं पढ़ेंगे तो आप काव्य को अच्छा या एक लय में नहीं पढ़ पाएंगे। इस बात को याद रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो होता है ना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक ना, विशेषण होते क्या है, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ना वही विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, राम जाता है, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, बिल्कुल राम जा रहे होंगे। सीता फल खाती है, ऐसा कुछ भी विशेषण नहीं है। विशेषण जो होते हैं ना, आपको बता दें, विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और परिणामवाचक विशेषण होता है। मेरी गाय काली है और जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, ये बात याद रखेंगे। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग हिंट बस ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मेरी गाय काली है। जो इसमें से गाय है ना, उसकी ये विशेषता बता रहा है। जो काली है ना, ये क्या है दोस्तों, यही विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है। कक्षाभिनय मतलब जैसे नाटक, कोई भी नाटक शिक्षण कराया जा रहा है या कोई नाटक पढ़ाया जा रहा है या नाटक को प्रस्तुत कराया जा रहा है किसी क्लास में, कक्षा में, तो जो कक्षाभिनय मतलब जैसे जिसका जिसका जो जो रोल है, अगर वो रोल अब अदा करके कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, जैसे कोई बच्चा है और कोई भी नाटक में उस बच्चे के रोल को बताया जा रहा है, तो अगर उस वैसे कर करके उसका प्रयोग करके बच्चों में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो इसका प्रयोग से क्या होगा, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, समय व्यर्थ करने के लिए तो ऐसा होता नहीं है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि ऐसा करने से पत्रानुसार मतलब जैसे जैसे पत्र में लिखा है उसके अनुसार अगर रोल अदा करेंगे बच्चे तो अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और बच्चा सीखने में एक्टिव तरीके से सीखेगा, काफ़ी सक्रिय तरीके से सीखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन होगा कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। मुझे कुछ नई वीडियो बनाने से मिलता है, केवल टू केवल आपका एक प्यार दुलार मिलता है जिससे मैं अगली वीडियो लेकर आता हूं और वीडियो आप लाइक करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न शब्दों में से अधिकरण का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। ठीक ना, यही बताना है दोस्तों। अधिकरण का मतलब होता है में या पर, इसका जो चिन्ह होता है में होता है, एक में होता है या तो पर होता है, दोनों आप बताएंगे। और ये आपके चारों ऑप्शन है, जैसे वाहना रूढ़ है, गंगा जल है, सत्ताधीश है और रेखा चित्र है। जब इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो वाहना रूढ़ है मतलब वाहन पर रूढ़, इसका जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए का वो होगा आपका वाहन पर रूढ़। गंगा जल, ठीक ना, तो गंगा का जल, सत्ताधीश, सत्ता का जो न्यायाधीश है सत्या का धीश होगा। रेखा चित्र, तो रेखा का चित्र। तो इसमें किस में आ रहा है, तो वाहना रूढ़, जो वाहन पर रूढ़ है, याद रखेंगे। और यही ऑप्शन आपका सही भी होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें अधिकरण कारक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर की बात करेंगे, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसों का राजा किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले देखिएगा, कई बार पूछा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है भैया, 8 है। इसको आप ध्यान रखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। और इस समय अगर देखा जाए मूल्यतः रसों की संख्या, ऐसा हर जगह मिलता है कि मूल्यतः रसों की संख्या कितनी है। तो मूल्यतः रस कितने प्रकार के हैं, तो 9 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। ठीक, और रसों का राजा किसे कहते हैं। अगर 9 प्रकार रसों की संख्या की बात करें, जैसे आप लोग देखिएगा, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है, विभत्स रस है और एक रस और आपका बच रहा है शांति रस। ये रस के शांत रस, ये रस के पूरे 9 प्रकार हो गए। ठीक है, तो रसों का राजा किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, श्रृंगार रस। और इसका अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, घनानंद को किस युग का कवि कहा जाता है या कवि माना जाता है। घनानंद को याद रखेंगे, तो घनानंद किस युग के कवि हैं, तो रीति काल युग के कवि हैं। किसके
काल के हैं दोस्तों, रीतिकाल युग के कवि हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और घनानंद जो है ना वह कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश से घनानंद बिलोंग करते हैं। और यह किसके कवि कहे जाते हैं, तो रीतिकाल काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर की बात करेंगे। 47 नंबर आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटना है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है, आशीर्वाद शब्द की। तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए, देखिएगा आशीर्वाद जो लिखने का तरीका होता है ना ऐसे होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, कहीं भी आपको शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए आ जाए ना तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप ऑप्शन न देखिएगा, ऑप्शन देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आप लिखने का प्रयास करिएगा कि आशीर्वाद हम लिखते कैसे हैं। और देखिए जो आशीर्वाद लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यही आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है। तो इसी क्रम में आप करेंगे तो आप सीख जाएंगे आसानी से। को से किस प्रकारक चिन्ह का बोध होता है, यही आपको बताना है। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्ता ने कर्म को, ठीक ना, तो कर्ता का क्या शब्द होता है, कर्ता का ने होता है, और कर्ता का ने होता है, और कर्म का क्या होता है, चिन्ह भी या को होता है। यही पूछा है कि को जो शब्द है ना किस कारक चिन्ह का बोध कराता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को आपका यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कर्म कारक का चिन्ह है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करण की करेंगे तो करण का क्या होता है ये आपको बताइएगा। तो करण का जो चिन्ह होता है वह से होता है। क्या होता है दोस्तों, से होता है। अगर बात संप्रदान की करें तो संप्रदान का क्या होता है, को होता है या के लिए होता है, के लिए होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अधिकरण क्या क्या होता है, जब आप अधिकरण को देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, अधिकरण का होता है में या पर, दोनों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। जो अधिकरण का चिन्ह होता है वो होता है में या तो पर, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के भाव में रहेगा। संबंध कारक होता है का के की, रा रे री, ना ने नी, और अधिकरण कारक होता है में या पर, और संबोधन कारक होता है हे, अजी, अहो, ये सब होता है, ठीक, राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है, यही बताना है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम आपका हरिऔध है कि निराला है कि अज्ञेय है कि आपका गुलेरी है, आप बताइएगा, ठीक ना। तो जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको क्या बोलते हैं, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय बोलते हैं। इनका उपनाम क्या है, अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे मैं कुछ बता दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है, निराला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका उपनाम क्या है, अयोध्या सिंह का हरिऔध है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। गुलेरी का भी क्या बोलते हैं दोस्तों, गुलेरी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी बोलते हैं, इनका भी उपनाम क्या है, गुलेरी है। इसका क्या होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहारी के प्रसिद्ध है, ठीक ना, तो बिहारी के कौन सा प्रसिद्ध है, बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा यह इनकी छंद है, और छंद के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी इनकी छंद है इंपॉर्टेंट आप बता दीजिएगा। तो बिहारी जो प्रसिद्ध है आपका दोहा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा इनकी रचना दोहा में मिलेंगी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको 51 नंबर क्वेश्चन बताना है। एक शब्द है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म शब्द का संक्षेप विच्छेद करना है। तो पुनर्जन्म का संक्षेप विच्छेद पुनः धन के जन्म होता है। क्या होता है, पुनः धन के जन्म होता है, यही होता है पुनर्जन्म। और इसमें कौन सी संधि होती है, इसमें जो होती है विसर्ग संधि होती है। क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। क्यों होती है आपको बता दें, विसर्ग के साथ जब स्वर आता है ना दोस्तों, तो व्यंजन के मिलने से विकार उत्पन्न होता है और वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, पुनः धन जन्म, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है। रसों की संख्या अभी बताए कि भरत मुनि के अनुसार 8, और मूलतः रसों की संख्या कितनी, 9 आप ध्यान रखेंगे। और शोक किस रस का स्थायी भाव होता है, आप बताइए। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और बहुत ध्यान से आप चीज़ों को देखेंगे, ठीक है।
शांत रस जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। हास्य का अस्थाई भाव हास होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। आगे देखते हैं, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है। 93 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरदास किस सगुण भक्ति काल के किस काल के काव्यधारा के कवि हैं, तो याद रखेंगे सूरदास भक्ति काल सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। और इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी। 3 रचना को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर सागर और सूर सुरावली और साहित्य लहरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सभी किसमें रचना है इनकी, ब्रज भाषा में। किसमें है दोस्तों, ब्रज भाषा में। आप याद रखेंगे ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या छंद है दोस्तों, अर्ध सममात्रिक छंद है। इस बात को याद रखेंगे। दोहा, और दोहा में आप देखेंगे कि इसके प्रथम व तृतीय चरण में, किसमें, प्रथम और जो तृतीय चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरा और चौथा चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। यही आपको बताना है। और इसमें कह रहा है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं ये बताना है। तो याद रखेंगे कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और याद रखें कि इस छंद को कुल 24 मात्राएं होती हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, 24 मात्राएं होती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और बड़ी इसको ध्यान से आप कवर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं, जब इसको जोड़ेंगे तो 24 मात्राओं का क्रम मिलेगा। और ये यूपी टेट का प्रश्न बना हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस समूह के लिए एक शब्द बताना है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको कुलीन बोलते हैं कि समृद्ध बोलते हैं कि धनी बोलते हैं कि कृपण बोलते हैं। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसको हम लोग कुलीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके पास अपार धन संपदा हो उसे हम समृद्ध बोलते हैं, जिसके पास धन बहुत ज़्यादा हो, इस बात को याद रखेंगे। और जो पैसे वाला हो बहुत, उसे हम धनी बोलते हैं और याद रखेंगे। और जो बहुत कंजूस हो ना उसे हम कृपण बोलेंगे। ये सब चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। कंजूस को कृपण, जिसके पास बहुत पैसा हो उसको हम लोग धनी, और जो बहुत धन से समृद्ध हो उसको हम समृद्ध बोलते हैं। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, जन्मा हो, उसको हम कुलीन बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। दाती होता है कि दात्र होता है कि दात्री होता है कि आपका धात्री होता है। तो याद रखेंगे दाता शब्द का स्त्रीलिंग धात्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है, याद रखेंगे। ये शब्द कारक की पहचान आप शब्दों से करेंगे। पेड़ से गिरा, पेड़ से क्या हो रहा है दोस्तों, अलग हो रहा है। और अलग होने के भाव में क्या सा से जहाँ आता है, अलग होने के भाव में वहाँ पे होता है अपादान कारक। याद रखेंगे। आपको पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के भाव में होता है। तो याद रखेंगे लड़का पेड़ से गिर रहा है तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पापी में कौन सा विशेषण होगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि पापी में कौन सा विशेषण होगा। याद रखेंगे तो पापी में विशेषण देखेंगे संख्यावाची। इसमें कोई संख्या की बात तो कहा नहीं दोस्तों, याद रखेंगे संख्यावाची तो होगा नहीं। सार्वनामिक विशेषण होगा नहीं। परिमाण की बात कहा नहीं। याद रखेंगे जो परिमाण होते हैं, जैसे कि आप लोगों को परिमाण में ध्यान देंगे। जैसे कि परिमाण में आपका दुबला पतला मोटा भारी गीला सूखा, ये सब परिमाण में आ जाएगा। तो पापी होना मतलब ये भी क्या है, व्यक्ति का एक गुण है। तो ये कौन सा वाचक हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पापी होना भी एक प्रकार का गुण ही है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, जैसे भला होना, बुरा होना, उचित अनुचित, सच्चा झूठा, पापी दानी न्यायी, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 59
नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। ठीक ना, तो याद रखेंगे इसमें कौन सा अलंकार है यही बताना है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहाँ पे होता है आपका उपमा अलंकार, और इसमें क्या है दोस्तों, उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रूपक तो इसमें है नहीं और श्लेष ऐसा कुछ है नहीं, उत्प्रेक्षा तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, और यहाँ पे समान धर्म है दोस्तों, धर्म को लेकर यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीजक जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख कवि थे, और उन कवि का नाम क्या है यही बताना है। बीजक किसकी रचना है, सूरसागर की है कि तुलसी की है कि कबीर की है कि जायसी की है, तो बीजक जो है दोस्तों वह कबीर की रचना है। इस बात को याद रखेंगे। साखी शबद रमैनी तीनों का संकलन है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने आज की वीडियो में 31 से लेकर 60 तक जो कि आप लोग यूपी टेट 2014 का प्रश्न आप लोगों ने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न से काफ़ी सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।